Hello everyone, we are back with a last topic of our lesson end stages of star. There are mainly three end stages of star: white dwarf, neutron star and black holes. आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं वाइट ड्रॉप का, ये बीच वाला है वो न्यूट्रॉन स्टार का और है ब्लैक होल्स का। तो स्टार के तीन स्टेज कब आते हैं ये हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लाइफ साइकिल को रिवाइज करते हैं, फिर देखेंगे ये तीनों स्टेज। तो पहला क्या है, बिग बैंग इवेंट। बिग बैंग इवेंट से पहले क्या था, एक सिंगल एटम था जो कि उसका फॉर्मेशन होके एक्सप्लोजन होके हीट एनर्जी एंड मटेरियल का फॉर्मेशन हुआ। तो मटेरियल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होकर फॉर्मेशन हुआ नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। फिर नेबुला के बाद आई प्रोटोस्टार। नेबुला के बाद प्रोटोस्टार का फॉर्मेशन हुआ। प्रोटोस्टार में क्या हुआ, हाइड्रोजन एक दूसरे के फ्यूज करके हीलियम का फ्यूजन हुआ, मतलब हीलियम फॉर्म हो गया। उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के बाद स्टार का बर्थ होता है। आई मीन दिस इज अ, यहाँ पे स्टार फॉर्म हो गया, दिस इज अ बर्थ ऑफ स्टार। फिर इसके बाद यहाँ से उसका क्लासिफिकेशन होता है दो टाइप में। एक किस पे डिपेंड होता है, उसकी मास के ऊपर। मास के ऊपर मीन्स किस स्टार में कितना हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, तो उससे उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ से होता है जो रेड कलर के स्टार है, आई मीन जिनका मास कम होता है। अब स्टार के कलर्स उसके टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं। मैंने पहले बोला जो कूल टेम्परेचर होता है, जिनका कम टेम्परेचर होता है वो होते हैं रेड कलर वाले। जिनका टेम्परेचर मीडियम होता है वो येलो कलर के स्टार होते हैं। और जिनका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जिन स्टार का टेम्परेचर, तो वो होते हैं ब्लू कलर वाले। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जिन स्टार का मास कम होता है वो कन्वर्ट होते हैं रेड जायंट स्टार में। रेड जायंट स्टार में उनका कन्वर्जन होता है प्लैनेटरी नेबुला में। और प्लैनेटरी नेबुला के बाद उनकी लास्ट स्टेज आती है स्टार की वाइट डॉर्फ, जो है वाइट कलर के। वाइट डॉर्फ मीन्स डेथ ऑफ स्टार, वहाँ से वो स्टार डेथ हो गई, उसकी डेथ हो जाती है। और फिर डेथ होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल फॉर्म होगा, एनर्जी फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस होगा फॉर्म। फिर उसका साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फिर नेबुला फॉर्म होगा, फिर प्रोटोस्टार फॉर्म होगा, फिर रेड जायंट स्टार फॉर्म होगा। ऐसे साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो जो हेवी मास वाले उनका कन्वर्जन होता है रेड सुपर जायंट में, जिनका मास बहुत ही हैवी होता है। एक्सप्लोजन के बाद वो कन्वर्ट होते हैं सुपरनोवा में। और यहाँ से फिर उनके मास के ऊपर उनके दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ब्लैक होल एंड न्यूट्रॉन स्टार। ब्लैक होल इज़ अ वेरी हैवी मास स्टार। उनका मास बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब उनमें बहुत हाइड्रोजन होता है। एंड सेकेंड इज न्यूट्रॉन। तो इन तीनों स्टार में सबसे ज़्यादा मास होता है ब्लैक होल का, उसके बाद न्यूट्रॉन स्टार का एंड नेक्स्ट वाइट डॉर्फ का। तो ऐसे कंटिन्यूसली इनका प्रोसेस चलता रहता है। फिर हम देखेंगे कि इन जो थ्री स्टेजेस आते हैं स्टार की, एक किस तरह आती है, मतलब इसके मास की क्या कंडीशन है। पहले हम देखते हैं वाइट डॉर्फ। सी, ये आपके बुक का पेज है। तो किन स्टार का कन्वर्जन वाइट डॉर्फ में होता है, जिन स्टार का मास उसके एंड स्टेजेस में उसका इनिशियल मास सन के मास से 8 टाइम्स कम है। मतलब जो स्टार का मास मीन्स हाइड्रोजन गैस जो सन का मास है उससे 8 टाइम कम है। यहाँ पे कंडीशन देखेंगे आप, तो मास ऑफ स्टार इज लेस देन 8 टाइम मास ऑफ सन, तो उसी स्टार का कन्वर्जन वाइट डॉर्फ में आता है। तो इनको पहले क्या था, इनकी कंडीशन, मतलब वाइट डॉर्फ से पहले इनका कन्वर्जन हुआ था रेड जायंट में। तो यहाँ पे जो स्टार होते हैं उनका ह्यूज एक्सपेंशन होता है, उनकी रेडियस डिक्रीज होती है। सो इस स्टेज को रेड जायंट स्टार कहा जाता है। क्यों रेड जायंट स्टार कहा जाता है, क्योंकि उनके टेम्परेचर के ऊपर होते हैं, वो रेड कलर के स्टार होते हैं, इसकी वजह से उन्हें कहा जाता है रेड जायंट स्टार। तो जब इसकी एंड स्टेजेस आती हैं, तो ये यहाँ पे आप वाइट डॉर्फ देखेंगे, वाइट कलर का होता है। तो जब इसकी एंड स्टेज आती है तो एक्सप्लोजन के बाद जो बाहर का कवर होता है, उनका एनवलप होता है, वो थ्रो होता है, आई मीन उसका एक्सप्लोजन होता है। और जो इनर पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी साइज कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। मीन्स जब लास्ट स्टेज आता है तो इसकी साइज अर्थ के साइज की इक्वल होती है।
and the mass of star is much higher than that of the earth and size is similar to that of earth. means mass अर्थ के, इस स्टार का मास अर्थ के मास से बहुत ज़्यादा होता है एंड साइज सिमिलर होती है. डेंसिटी बहुत ही हाई होती है. प्रेशर, तो डेंसिटी हाई होने के कारण इनका जो प्रेशर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर होता है, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता. इसकी वजह से वो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाते. सो इस स्टार का कलर वाइट दिखाई देता है क्योंकि इसकी साइज़ के कारण, और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है वाइट डॉर्फ. एंड वाइट डॉर्फ इज अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टार. तो ये इस तरह वाइट डॉर्फ का कन्वर्जन होता है. कैसे कि जिन स्टार का मास सन के मास से 8 टाइम कम है, तो उनका पहले एक्सपांशन के बाद उनका जो बाहर वाला पोर्शन होता है एक्सप्लोजन होके तो वो थ्रो हो जाता है, मीन फूट जाता है या एक्सप्लोजन हो जाता है. वो जो अंदर का पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होके उनकी साइज़ कम हो जाती है. उनके इलेक्ट्रॉन्स ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाते. इसकी वजह से इनका कन्वर्जन होता है वाइट डॉर्फ में. तो ऐसे वाइट डॉर्फ फॉर्म होते हैं. सी, इस स्लाइड में आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है. दिस इज़ अ वाइट डॉर्फ. ये वाइट कलर का है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक दी है यहाँ पे. वाइट स्टार इज़ अ वेरी स्मॉल हॉट स्टार एंड इज लास्ट स्टेज ऑफ स्टार. हमें पता है वाइट डॉर्फ हैव अ सिमिलर मास टू अवर सन. एक्सपेक्ट वाइट डॉर्फ इज अबाउट 1% ऑफ द सन डायमीटर. इसका डायमीटर 1% से है सन से. अप्रॉक्सीमेटली वाइट डॉर्फ इज द साइज ऑफ अर्थ, जिसकी साइज नियर अबाउट अर्थ से हमने पहले स्टडी किया है. टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट डॉर्फ. So first question for the homework, explain in detail the formation of white star, white dwarf. एक सिंपल स्टार से, एक स्टार से वाइट स्टार कैसे फॉर्म होता है, इसकी जर्नी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करनी है. जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करनी है की है वो आपको डिटेल में उसकी नोट बनानी है. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क के लिए. अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन स्टार. सी, न्यूट्रॉन स्टार कब फॉर्म होते हैं. तो हमने पहले देखा वाइट डॉर्फ कब फॉर्म होते हैं, किसी स्टार का मास सन के मास से 8 टाइम कम है. तो न्यूट्रॉन स्टार के लिए क्या कंडीशन है. द एंड स्टेजेस ऑफ स्टार हैविंग मास बिटवीन 8 एंड 25 टाइम्स मास ऑफ सन. जिन स्टार का मास 8 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा है बट 25 टाइम्स मास ऑफ सन से कम है, इन दोनों के बीच है. सी, जिन स्टार का मास 8 इंटू मास ऑफ सन के बीच के ज़्यादा, उससे ज़्यादा, और 25 इंटू मास ऑफ सन से कम, इस रेंज में है, ऐसे स्टार का ही कन्वर्जन सिर्फ न्यूट्रॉन स्टार में होता है. मतलब उनका मास बहुत ही हैवी है एज कम्पेयर टू वाइट डॉर्फ. दिस स्टार इज गोइंग टू रेड सुपर जायंट स्टार. तो उसकी जो साइज़ होती है वो इंक्रीज होती है 1000 टाइम. दो एक्सपांशन जब होता है, एक्सप्लोजन जब होता है तो वो कन्वर्ट होते हैं सुपरनोवा में. अब सुपरनोवा क्या है प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. तो सुपरनोवा के बाद उनका फॉर्मेशन होता है न्यूट्रॉन स्टार में और ब्लैक होल में. तो ब्लैक होल हम आगे स्टडी करेंगे. तब इन जो स्टार हैं जिनका कन्वर्जन न्यूट्रॉन स्टार में होने वाला है, the central portion which left behind after the explosion contracts size and becomes small as about 10 किलोमीटर. अभी इसका डायमीटर है 10 किलोमीटर. इसकी साइज सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट होती है एज सिमिलर टू वाइट डॉर्फ. वाइट डॉर्फ की साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होती है. तो इसी तरह न्यूट्रॉन स्टार की साइज भी कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये उसके और रोटेशन चलते रहते हैं. मतलब इसकी स्पीड इतनी हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाते. तो ये जो स्टार है वो ओनली न्यूट्रॉन से बने होते हैं. इसके कारण इसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है. और न्यूट्रॉन स्टार इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ स्टार. तो लास्ट स्टेज के बाद ये क्या होता है, मतलब ये डेथ होने वाला है. फिर इसका लाइफ साइकिल तो चलता ही रहने वाला है, जो हमने स्टडी किया है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में. तो इस तरह न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है कि जिन स्टार का मास 8 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा होता है और 25 टाइम मास ऑफ सन से
के बीच होता है, कम होता है, के बीच जो स्टार का मास होता है उनका कन्वर्जन होता है न्यूट्रॉन स्टार में। तो इनका पहला कन्वर्जन होता है रेड सुपर जायंट में, क्योंकि हेवी मास की वजह से। रेड सुपर जायंट के बाद एक्सप्लोजन के बाद जो अंदर का पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उसकी साइज स्मॉल एज अबाउट 10 किलोमीटर जो डायमीटर है इसकी। फिर ये न्यूट्रॉन से ही बने होते हैं, इसकी वजह से इन्हें कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। प्रेशर एंड टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट है, इसके कारण वो, मतलब इनका जो न्यूट्रॉन का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं, इसकी वजह से वो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाते और न्यूट्रॉन स्टार फॉर्म होते हैं। तो इस तरह न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन वही है, न्यूट्रॉन स्टार किस तरह फॉर्मेशन होते हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखते हैं आगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है न्यूट्रॉन स्टार। ये मतलब इसके रोटेशन चलते रहते हैं और उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे इसका पिक्चर दिया हुआ है अंदर का, जो कि न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, कोर, इसका डायमीटर, साइज, मास कितना होता है पहले हम स्टडी कर चुके हैं। तो आपको इसकी पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ इसके ऊपर नोट लिखनी है कि न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन किस तरह होता है। अब हम देखते हैं लास्ट स्टेज ऑफ स्टार, थर्ड स्टेज ब्लैक होल। सी ब्लैक होल। अब ब्लैक होल किन स्टार का कन्वर्जन ब्लैक होल में होता है। द एंड स्टेजेस ऑफ स्टार having mass larger than 25 times the mass of sun। जिन स्टार का मास 25 टाइम मास ऑफ सन से ज़्यादा है, मतलब 3 स्टेज में पहले बोला सबसे ज़्यादा मास ब्लैक होल का होता है। तो देखिए 25 इंटू मास ऑफ सन से जिनका मास होता है ज़्यादा होता है उनका कन्वर्जन होता है ब्लैक होल में। तो इतना ज़्यादा इनका मास है। तो ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इनका मास ज़्यादा होने के कारण वो रेड सुपर जायंट तो बनता है। तो एक्सप्लोजन के बाद वो कन्वर्ट होता है सुपरनोवा में। तो इसका प्रेशर कम होने की वजह से वो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाता, लाइक न्यूट्रॉन स्टार एंड वाइट डॉर्फ, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है। तो इसकी साइज़ कम हो जाती है। इसकी साइज़ कम होने के कारण उसकी डेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रिमेंडसली बढ़ता रहता है, मतलब वो इंक्रीज होती रहती है ग्रेविटी एंड इसकी डेंसिटी। तो ग्रेविटी बढ़ने के कारण, डेंसिटी बढ़ने के कारण उसके आसपास के जो स्टार्स है उनको उनकी तरफ खींचता रहता है, जो ब्लैक होल होता है। सपोज यहाँ पे ब्लैक होल है, तो जो उसके नियर में जो सराउंडिंग में जो स्टार्स है उसको उनकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पहले मैं फिर से रिवाइज करती हूँ मैंने क्या समझाया। जिन स्टार का मास 25 टाइम्स मास ऑफ सन से ज़्यादा है उनका कन्वर्जन ही ब्लैक होल में होता है। तो ये उनका मास ज़्यादा होने के कारण वो रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होता है। फिर एक्सप्लोजन के बाद वो कन्वर्ट होता है सुपरनोवा में। तो वहाँ पे प्रेशर कम होने के कारण वो ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाते और वो कंटिन्यूसली उसकी साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो साइज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है मीन्स कम होने के कारण उसकी डेंसिटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता रहता है, इंक्रीज़ होता है, एंड उसकी ग्रेविटी बहुत इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो उसके पास वाले जो स्टार्स होते हैं उनको वो अट्रैक्ट करता है। और अट्रैक्ट करने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकता। आई मीन जो स्टार को उसके अंदर आए, उसके सराउंडिंग में है, वो उन्हें फिर से बाहर नहीं निकल सकता और उसकी कोई भी लाइट भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। इसके कारण वो उसे ब्लैक होल कहा जाता है। आई मीन वो ब्लैक होल का कन्वर्जन होता है। तो ब्लैक होल इज़ अ लास्ट स्टेज ऑफ स्टार। तो इस तरह ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दे दिया गया है, यहाँ पे आपको तीनों स्टार का कन्वर्जन देखा है। पहले देखिए वाइट डॉर्फ, जिनका मास 8 टाइम मास ऑफ सन से उन स्टार का कन्वर्जन होता है वाइट डॉर्फ में। जिनका मास 8 to 25 टाइम्स मास ऑफ सन के बीच होता है वो होते हैं न्यूट्रॉन स्टार में। और जिनका मास बहुत ही ज़्यादा हैवी, आई मीन 25 इंटू मास ऑफ सन, 25 टाइम्स मास ऑफ सन के भी ज़्यादा होता है, उनका कन्वर्जन होता है ब्लैक होल से, ब्लैक होल में। तो ब्लैक होल एक होती है लास्ट स्टेज ऑफ
स्टार। हम इसका पिक्चर देखते हैं। सी, आपको यहाँ पे ब्लैक होल के पिक्चर दिखाई दे रही है। तो इस तरह ये ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखाई, अपने नोट्स में लिख दी तो भी चलेगा, सिर्फ फॉर्मेशन को तो आपको लिखना ही है। तो इस तरह होता है ब्लैक होल का फॉर्मेशन, जिसमें बहुत ही अमाउंट में हाइड्रोजन गैस होता है, मतलब उसका मास सबसे ज़्यादा मैसिव स्टार है ब्लैक होल, इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्टार। तो इस तरह ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। सो थर्ड क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल कब आती है, स्टार की लास्ट स्टेज जो है ब्लैक होल वो कब फॉर्म होती है, वो आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द लास्ट थ्री स्टेजेस ऑफ स्टार, and I am happy to say with this topic our syllabus is over। इसी टॉपिक के साथ हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय।